डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे साझेदारी के ऊपर। साझेदारी कक्षा 12वीं का चैप्टर है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि साझेदारी के अधिकार क्या क्या हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं साझेदार बनने की योग्यता एवं शर्त। तो हमको 3 चीज़ों को ध्यान में रखना है। पहला तो साझेदारी संलेख के अनुसार जो है क्या बनाया जाता है। साझेदारी संलेख के अनुसार एक तो फर्म बनाया जाता है और साझेदारी संलेख एक अनुबंध है। क्या है? अनुबंध है। जिस व्यक्ति में अनुबंध करने की क्षमता या योग्यता होती है वह फर्म का साझेदार बन सकता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, तीन कंडीशन दिए हुए हैं। पहला तो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक का हो, अर्थात वह वयस्क का हो गया हो। दूसरा मानसिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब पागल ना हो, ठीक है। और तीसरा जो है वह व्यक्ति जिसे राज नियम के अंतर्गत अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो, मतलब वह क्या हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ मानसिक स्थिति वाला हो और राज नियम के अनुसार जो है अनुबंध मतलब एक समझौता करने के लिए अयोग्य घोषित ना किया गया हो। ऐसे व्यक्ति को हमको क्या बना सकते हैं, साझेदार बना सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। अब यहाँ पर है असीमित दायित्व साझेदारी। साधारण साझेदारी में साझेदारों का दायित्व जो है असीमित होता है। साधारण साझेदारी में क्या होता है, साझेदारों का दायित्व असीमित होता है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्वों के भुगतान में किया जाता है। भुगतान करने में किया जाता है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जो साधारण साझेदारी है उसमें जो दायित्व है साझेदारों का वो कैसा रहता है, असीमित रहता है। असीमित दायित्व मतलब अगर किसी कारणवश फर्म की जो संपत्तियां हैं, फर्म की संपत्तियां मतलब जो भी आप व्यवसाय स्थापित किए हो, है ना, जो भी फर्म खोल करके रखे हो उसमें जो भी संपत्तियां हैं, क्या होता है कई बार फर्म मतलब किसी कारणवश कर्ज लेना पड़ता है और उधारी की स्थिति में कोई भी फर्म अगर कर्ज लेकर के बिजनेस प्रारंभ कर रही है और उसके पश्चात जो है उसका जो कर्ज है वो बहुत अधिक हो गया, तो उस स्थिति में जो है क्या हो जाता है, वो भुगतान नहीं कर पाता है। तो उस स्थिति में जो फर्म की जो संपत्तियाँ हैं, वहाँ पर जो भी मशीन है, भवन है, फर्नीचर है, वो सारे को बेच करके हम क्या करते हैं, जो भी कर्ज है उसका भुगतान करते हैं। उसके बावजूद भी अगर सभी प्रकार के जो कर्ज है उसका भुगतान नहीं हो पाता है तो उस स्थिति में क्या होता है, साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग किया जाता है। उस साझेदार के जो व्यक्तिगत संपत्ति है उसको बेच करके हम क्या करेंगे, फर्म के दायित्वों का भुगतान करेंगे। मतलब जो भी कर्ज है, जो भी दायित्व है उनको हम क्या करना पड़ेगा, हमको भुगतान करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है असीमित दायित्व वाली साझेदारी कहते हैं इसे। दूसरा सीमित दायित्व वाली साझेदारी के बारे में भी आप देख लीजिए। तो सीमित दायित्व साझेदारी क्या होता है, तो सीमित साझेदारी व्यवसाय संगठन का नया स्वरूप है। इसमें साझेदार का दायित्व सीमित होता है। कैसा होता है, सीमित होता है। सीमित होता है मतलब उसके व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग जो है फर्म के दायित्वों के भुगतान में नहीं किया जाता, ठीक है। यदि किसी कारणवश फर्म की संपत्तियां दायित्वों को भुगतान करने में असमर्थ है तो साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्वों को भुगतान करने में नहीं किया जाता। वही चीज़ बहुत बताया, साझेदारों की निजी संपत्ति पर फर्म का अधिकार नहीं होता, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सीमित दायित्व वाली साझेदारी। और असीमित दायित्व वाली साझेदारी समझ में आ गया। सीमित दायित्व वाली साझेदारी अलग है, जिसमें साझेदार के व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग जो है फर्म के दायित्व भुगतान के लिए नहीं किया जाता, जबकि असीमित दायित्व वाली साझेदारी में साझेदार के जो व्यक्तिगत संपत्तियों का प्रयोग फर्म के दायित्व भुगतान के लिए किया जाता है। बस इतना 2 पॉइंट को याद रखिए। फिर है साझेदारी संलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख से क्या आशय है, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों को बताइए। यह क्वेश्चन आता है, ये थ्योरी का क्वेश्चन आता है, आपको समझना पड़ेगा, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख से आशय। साझेदारी संलेख ठहराव या अनुबंध का आशय ऐसे समझौते से है जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। क्या हो रहा है, साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख एक प्रकार का अनुबंध है या ठहराव है, ठीक है, का आशय ऐसे समझौते से है, ऐसे जिसमें साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाता है। केवल इतना को याद रखिए, ऐसा समझौता है जिसमें क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय के संचालन संबंधी नियमों और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। यह समझौता लिखित या मौखिक हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है, या तो लिखित होगा या तो मौखिक होगा, लेकिन लिखित समझौता ही श्रेष्ठ माना जाता है। साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है।
क्लियर हो गया। लिखित क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है, साझेदारों के मध्य वाद विवाद की स्थिति हो जाती है या मनमुटाव की स्थिति हो गया, तो उस स्थिति में जो है क्या हो जाएगा, संलेख का लिखित होने पर उसके आधार पर जो है वह न्यायालय की शरण ले सकता है और न्यायालय की शरण में जा करके वह न्याय पा सकता है। इसलिए जो है साझेदारी संलेख का लिखित होना ज़्यादा अच्छा माना गया है। ठीक है। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, तो साझेदारी संलेख में प्रायः निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होता है। पहला है फर्म का नाम एवं पता। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है परीक्षा में, आपका थ्योरी क्वेश्चन में दे देगा। साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए और एक साझेदारी का क्वेश्चन भी दे सकता है, तो आप इसको ध्यान से देखते जाइए। पहला जो पॉइंट है कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें में क्या क्या है, तो पहला है फर्म का नाम एवं पता। आपको याद रखना फर्म का नाम एवं पता। दूसरा जो पॉइंट है वो है व्यापार का क्षेत्र। तो पहले फर्म का नाम एवं पता के बारे में देख लेते हैं कि साझेदारी संलेख में जो है फर्म अपना नाम रखने के लिए स्वतंत्र है। फर्म जो भी नाम रखे वह अपना रख सकता है, किंतु वह किसी अन्य पंजीकृत फर्म के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, और अगर उसी प्रकार का फर्म है तो उसके नाम से मिलता जुलता ना होना चाहिए, अथवा ऐसा नहीं हो सकता जिससे केंद्र या राज्य सरकार के संबंध होने की भ्रांति हो। फर्म का पता क्या होगा जहाँ से वह व्यापार करेंगी। फर्म का नाम पंजीयन कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत होता है, इसलिए फर्म का नाम एवं पता दोनों सोच समझ करके रखना पड़ता है। ठीक है। तो फर्म का नाम एवं पता, इसको आपको याद रखना है। फर्म का नाम और पता जो है पंजीयन के समय देना अनिवार्य होता है। फिर दूसरा है व्यापार का क्षेत्र। तो व्यापार का क्षेत्र, साझेदारी संलेख में दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है, व्यापार का क्षेत्र। तो साझेदारी संलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि व्यापार का क्षेत्र क्या होगा, मतलब कहाँ तक के व्यापार होगा, कि व्यापार स्थानीय है या प्रांतीय है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है। इसको आपको बताना पड़ेगा कि आप स्थान विशेष तक व्यापार करेंगे या पूरे प्रांत स्तर पर करेंगे या राष्ट्रीय स्तर पर होगा या फिर अंतर्राष्ट्रीय होगा, इसको आपको बताना पड़ेगा। फिर व्यापार का क्षेत्र के बाद है तीसरा साझेदारों के नाम एवं पते। पहला हो गया फर्म का नाम एवं पता, दूसरा व्यापार का क्षेत्र, तीसरा साझेदारों के नाम एवं पते। देखो यहाँ पे फर्म का नाम एवं पता है, साझेदारों के नाम एवं पते। तो इसमें क्या होता है, फर्म के सभी साझेदारों के नाम एवं पते साझेदारी संलेख में लिखे जाते हैं। साझेदारी संलेख में क्या करेंगे, लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद है साझेदारों की पूंजी। साझेदारों के नाम एवं पता हो गया। अब उसके बाद साझेदारों ने कितना पूंजी लगाया उसके बारे में हमको जानकारी देना पड़ेगा। तो प्रत्येक साझेदार कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, इसको बताना है। फिर पांचवा है पॉइंट साझेदारी संलेख में साझेदारी की अवधि, मतलब ये जो पार्टनरशिप है उसका ड्यूरेशन कितना है। तो यहाँ पर देखिए साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख होना चाहिए कि फर्म अपना कार्य किस तिथि से शुरू करेगी और अवधि क्या होगी, कितने वर्ष के लिए होगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, कितने वर्ष के लिए होगी, उसको भी हमको वहाँ पे बताना पड़ता है। ठीक। उसके बाद है छठवां है साझेदारों का प्रवेश। साझेदारों का प्रवेश, तो जो भी साझेदारी संलेख है उसमें जो है साझेदारों के प्रवेश, तो नए साझेदारों को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, तो किन किन शर्तों के अधीन, अर्थात कितनी पूंजी लगाएगा या क्या कार्य करेगा, उसको लाभ का कितना अंश दिया जाएगा, ये सारे बातों को उसमें शामिल किया जाता है। किसमें, साझेदारी संलेख में। ठीक है। उसके बाद देखिए आप पॉइंट को आपको याद करना है। पहला फर्म का नाम एवं पता, फिर व्यापार का क्षेत्र, फिर तीसरा है साझेदारों के नाम एवं पते, चौथा है साझेदारों की पूंजी, पांचवा साझेदारी की अवधि और छठवां नए साझेदार का प्रवेश। बहुत सरल है, इसको याद कर लेना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे चीज़ों को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन भी बन सकता है, 5 नंबर का भी क्वेश्चन हो सकता है। ठीक। उसके बाद है फर्म का व्यवसाय। फर्म का व्यवसाय मतलब फर्म किस प्रकार का व्यवसाय करेगा और किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, मतलब फर्म का किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी, अर्थात थोक व्यापार करेगी या फुटकर, आदि बातों पर जो है निर्णय लेना चाहिए। ठीक। उसके बाद है 8वां नंबर, तो पूंजी पर ब्याज। तो साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो किस दर पर दिया जाएगा, इसका भी उल्लेख होना चाहिए। किसमें, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातों में ये भी शामिल है कि फर्म का व्यवसाय कैसा व्यवसाय रहेगा, उसके बाद पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा तो कितना दर से दिया जाएगा, मतलब कितनी प्रतिशत की
के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक, तो उसके बाद 9वां है आहरण एवं उस पर ब्याज। आहरण एवं उस पर ब्याज, तो आहरण क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। आहरण मतलब जब कोई साझेदार फर्म से या तो राशि निकालेगा या तो माल निकालेगा, उस स्थिति में क्या होगा, उसे हम आहरण कहेंगे। तो फर्म से जो भी राशि या माल निकालता है तो वह कितना निकाल सकता है और कब निकाल सकता है, और अगर निकाल रहा है तो उस पर, अगर रुपये निकाल रहा है तो उस पर कितने दर से ब्याज लगेगा, इसका भी यहाँ पे उल्लेख होना चाहिए। तो फर्म में से साझेदार रुपया निकाल सकता है या नहीं, और यदि निकाल सकता है तो कितना और कब, रुपया निकालने की स्थिति में ब्याज की दर क्या होगी, इसको बताना पड़ेगा। और रुपया के, और अगर कोई माल भी है फर्म में जो विक्रय करने के उद्देश्य से लाया जाता है, उसको भी वह आहरण के रूप में निकाल सकता है। ठीक, तो उसकी भी एक सीमा रहेगी जो उसको उल्लेख होना जरूरी है साझेदारी संलेख में। फिर है लाभ हानि का विभाजन। तो फर्म के साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा, पूंजी के अनुपात में या अन्य किस अनुपात में होगा, इसको भी बताना है कि फर्म के साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन किस अनुपात में होगा। मतलब उसको बताना पड़ता है कि लाभ हानि जो भी लाभ होगा या हानि होगा उसको किस अनुपात में हम लोग को बांटना है। पूंजी के अनुपात में बांटेंगे या फिर अन्य किसी अनुपात में, मतलब जितना पूंजी लगाएं उसी के अनुपात में बांटा जाएगा या अन्य कोई और अनुपात निर्धारित किया गया है, उसको बताना है। फिर है 11वां है वेतन एवं कमीशन। तो किसी साझेदार को कितना वेतन या कमीशन दिया जाएगा, साधारणतः सक्रिय साझेदार को वेतन या कमीशन दिया जाता है। वो सारे का उल्लेख यहाँ पे होता है, किसमें होता है, साझेदारी संलेख में होता है। तो पहला देखिए, पहला पॉइंट था फर्म का नाम एवं पता, दूसरा था व्यापार का क्षेत्र, फर्म का नाम एवं पता, दूसरा व्यापार का क्षेत्र, तीसरा साझेदारों के नाम एवं पते, साझेदारों के नाम एवं पते। देख लीजिए एक बार दोहरा लीजिए, फर्म का नाम एवं पता, व्यापार का क्षेत्र, साझेदारों के नाम एवं पते, साझेदारों की पूंजी, साझेदारों की अवधि, साझेदारी की कितनी अवधि, नए साझेदार का प्रवेश, फर्म का व्यवसाय, पूंजी पर ब्याज, आहरण और एवं उस पर ब्याज, लाभ हानि का विभाजन, वेतन एवं कमीशन। इतने पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर है साझेदारों को ऋण। देख लीजिए, इसको भी आपको जानना इसलिए जरूरी है ताकि जब भी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी इन सारे चीज़ों को जानते रहेंगे, तब जाकर के क्वेश्चन आपको सरलता से बन पाएगा। आवश्यकता पड़ने पर साझेदारों को ऋण। तो आवश्यकता पड़ने पर साझेदार फर्म से ऋण ले सकता है कि नहीं, ऋण लेने की दशा में ऋण की सीमा क्या होगी। मतलब आवश्यकता पड़ने पर साझेदार जो है फर्म से ऋण ले सकता है कि नहीं, और लेने की स्थिति में, लेने की दशा में क्या होगा, ऋण की सीमा क्या होगी, अवधि कितनी होगी, और उस पर ब्याज की दर क्या होगी, इसका भी उल्लेख होता है। फिर फर्म द्वारा ऋण, आवश्यकता पड़ने पर फर्म साझेदारों से भी ऋण ले सकती है। ठीक है, और उस ऋण की शर्तें क्या होगी, वह ब्याज की दर क्या होगी आदि का उल्लेख होना चाहिए। फिर है ख्याति का मूल्यांकन। फर्म में किसी व्यक्ति को शामिल करने या उसके निवृत्ति या मृत्यु होने पर, मतलब व्यक्ति को शामिल कर रहे हैं या वो बाहर जा रहा है, निकल रहा है वहाँ से, फर्म से, मतलब वो वहाँ पे शामिल नहीं होना चाहता है, तो उस स्थिति में या मृत्यु हो गया तो उसकी दशा में जो है फर्म की ख्याति का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाएगा, जाने वाले साझेदार का हिसाब किस तरह चुकता किया जाएगा। इसका ख्याति मतलब प्रसिद्धि एक प्रकार का, तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है। ये आगे हम जो चैप्टर बनाएंगे उसमें आपको बताऊँगा मैं इसको अच्छे से। फिर है साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन, तो किन किन परिस्थितियों में साझेदारी का समापन हो जाएगा कि किसी साझेदार की मृत्यु अथवा पागल या दिवालिया होने की दशा में फर्म चलेगी या नहीं चलेगी। ये सारे साझेदारी का समापन किस मतलब आधार पे होगा, इन सारे चीज़ों का जो है उल्लेख यहाँ पे किया जाएगा। अगर साझेदार का मृत्यु हो गया या पागल हो गया या दिवालिया हो गया तो फर्म चलेगी या नहीं चलेगी, इसके बारे में भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट उल्लेख होता है। ठीक, उसके बाद है पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान, तो साझेदारों में पारस्परिक मतभेद होने की दशा में उसका निपटारा पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है। पंच निर्णय द्वारा, इस बात का समावेश भी साझेदारी संलेख में हो सकता है। पंच निर्णय मतलब 5 लोग मिल करके निर्णय जो करेंगे और उसके आधार पर जो है मतलब इसका उल्लेख भी साझेदारी संलेख में हो सकता है। अगर कोई साझेदारों के बीच पारस्परिक मतभेद हो गया, कई बार होता है ना कि 4 लोग 5 लोग मिल करके कोई काम करे तो उसमें 1-2 लोगों के बीच मतभेद हो जाता है, मतलब मन मुटाव हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इस ऐसी विवाद की स्थिति में जो है 5 लोगों को जो टीम है वो जो है पंच निर्णय द्वारा किया जा सकता है। वो निर्णय जो है पंचों के द्वारा 5 लोग मिल करके कर सकते हैं।
एक टीम बना करके, समझिए। चलिए, ये हो गया आपका साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें। अब हमको और एक चीज़ जानना है कि अगर साझेदारी संलेख नहीं बना है, कि कोई भी फर्म अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाती है, उस स्थिति में क्या होता है। तो साझेदारी संलेख अभाव में लागू होने वाले नियम, अगर जब साझेदारों के मध्य कोई लिखित अनुबंध या साझेदारी संलेख का निर्माण नहीं किया जाता है, नहीं किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर धारा 17 में वर्णित प्रावधान लागू होते हैं, जो निम्नानुसार है। समझ में आ गया। अगर हमने अभी जो पढ़ा, ये सारे चीज़ों का पहले से साझेदारी संलेख नहीं बनाया जाता है, निर्मित नहीं किया जाता, उस स्थिति में जो है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से लेकर 17 तक के वर्णित प्रावधान को जो है लागू माने जाएंगे, मतलब लागू होते ही हैं। आप बनाइए चाहे मत बनाइए, ना बनाते हैं तो ये वाले नियम लागू होंगे, और बनाते हैं तो अपना जो नियम आप बनाए हैं वो लागू होगा। क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर देखिए, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम को हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। क्वेश्चन दोनों आ सकता है कि साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए, साझेदारी संलेख क्या है, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिखिए, या क्वेश्चन आएगा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियमों की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, समझ जाइए, ताकि आपको थ्योरी को भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहला है व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको पॉइंट को याद कर लेना है। पॉइंट अब अगर याद रहेगा तो आप अंदर की चीज़ों को लिख सकते हैं। तो व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का अधिकार, सभी साझेदार जो है व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदारों को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। तीसरा है मत प्रकट करने का अधिकार। तो व्यवसाय में किसी बात में मतभेद होने पर बहुमत से निपटारा किया जाएगा। जैसे वो उसमें पंच निर्णय के बारे में समझे। पंच निर्णय मतलब कुछ लोगों का टीम मिल करके क्या करेंगे, कोई भी मतभेद होगा उसका निपटारा करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर भी मतभेद का निपटारा किससे होगा, बहुमत से निपटारा किया जाएगा। तथा प्रत्येक साझेदार को अपना मत प्रकट करने का अधिकार होगा, किंतु व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन करना हो तो सभी साझेदारों की अनुमति से किया जाएगा। व्यवसाय की प्रकृति में मतलब जो भी हम व्यवसाय कर रहे हैं, अगर उस व्यवसाय को हम परिवर्तन करना चाहते हैं, दूसरा कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो सभी साझेदारों का अनुमति आवश्यक है। फिर है चौथा है हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण। हिसाब किताब की बहियों का निरीक्षण करने एवं उसकी प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होगा। सभी साझेदार जो है हिसाब किताब की बहियों को देख सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, और उसकी प्रतिलिपि मतलब फोटोकॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका अधिकार होगा इनको। फिर बिना पारिश्रमिक के कार्य, कोई भी साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग लेने का किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, कोई भी व्यवसाय साझेदार है, व्यवसाय का अगर संचालन में भाग ले रहा है तो किसी भी प्रकार का पारिश्रमिक पाने का अधिकारी नहीं होगा। उसको किसी प्रकार का कोई वेतन नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि वो साझेदार है। फिर उसके बाद छठवां है लाभ हानि विभाजन। तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। लाभ हानि का विभाजन कैसा होगा, तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में होगा। कब की स्थिति में होगा, जब साझेदारी संलेख नहीं बनाया गया है, तब वह जो है उसका जो विभाजन हो, लाभ हानि का जो विभाजन वो समान अनुपात में होगा। ठीक है, साझेदारी संलेख के अभाव में ये नियम लागू होगा। ठीक, उसके बाद है पूंजी पर ब्याज। तो कोई भी साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकारी नहीं होगा। दूसरा है अतिरिक्त पूंजी पर ब्याज। वो जो भी पूंजी लगाया है उस पर ब्याज नहीं पाएगा, लेकिन अतिरिक्त जो पूंजी लगाया है, तो यदि कोई साझेदार अपने भाग से अधिक राशि फर्म को देता है तो वह उस अतिरिक्त राशि पर जो है क्या है, 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी है। अतिरिक्त पूंजी पर ना, मतलब 3 साझेदार हैं, सबको अगर 25% के हिसाब से अगर राशि लगानी है, मान लो 25-25 लाख लगाना है, तो 25-25 लाख तीनों साझेदार लगा दिए। उसके बाद भी अगर कोई साझेदार 5 लाख और एक्स्ट्रा लगाता है तो उस पर उसको कितना % के हिसाब से वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा, वो 6% के हिसाब से वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद है क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार। तो यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय के संचालन में या फर्म को आकस्मिक संकट से बचाने
पर कोई भुगतान करता है तो उसे क्षतिपूर्ति कराने का अधिकार होगा। मान लिया जाए किसी प्रकार का संकट है या किसी प्रकार का आकस्मिक कोई कार्य आ गया, तो उस स्थिति में जो है अगर जो भी साझेदार व्यवसाय का संचालन कर रहा है वो अगर कोई भुगतान करता है तो बाद में उसकी क्षतिपूर्ति मतलब उसकी भरपाई जो है वो सभी साझेदारों से मिल करके करवा सकता है। ठीक है। उसके बाद है लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति कराने का दायित्व। लापरवाही के लिए क्षतिपूर्ति करवाने का दायित्व मतलब यदि कोई साझेदार जानबूझकर लापरवाही करता है और उसके कारण फर्म को हानि होती है तो वह साझेदार ऐसे हानि की पूर्ति करने को बाध्य होगा। मान लीजिए किसी साझेदार की गलती से अगर कोई लापरवाही से क्या हो जाता है, हानि होता है, तो वो साझेदार उस राशि को मतलब क्षतिपूर्ति के रूप में देगा, ऐसा बाध्य होगा। ठीक है। उसके बाद है फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है। फर्म की जो संपत्ति है उसको क्या किया जा सकता है, व्यवसाय के लिए ही किया जा सकता है, किसी निजी उपयोग के लिए नहीं किया जा सकता। फिर अर्जित लाभ का हिसाब देना। यदि कोई साझेदार फर्म की संपत्ति से अथवा संबंध से या फर्म के नाम के प्रयोग से अपने निजी हित के लिए लाभ कमाता है तो उसे फर्म को वापस लौटाना होगा। क्लियर हो गया। फिर है किसी साझेदार की मृत्यु होने पर, तो किसी साझेदार की मृत्यु अथवा दिवालिया होने पर जो है फर्म का अंत हो जाएगा। इस साझेदार की मृत्यु या दिवालिया होने पर क्या हो जाएगा, फर्म का अंत हो जाएगा। फिर है अधिकार हस्तांतरण पर प्रतिबंध। कोई भी साझेदार अपने अधिकारों को दूसरों को नहीं सौंप सकता, मतलब दूसरे व्यक्ति को वह अपने अधिकार को नहीं सौंप सकता, वही व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। फिर है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बहुमत से निर्णय। व्यवसाय से संबंधित सामान्य बातों के निर्णय बहुमत से ही लिए जाएंगे। जो भी व्यवसाय से संबंधित जो सामान्य बातें हैं उनका निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। और ऋण पर ब्याज इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। ऋण पर ब्याज कितने प्रतिशत के आधार पे, 6% वार्षिक की दर से। साझेदारी संलेख के अभाव में जो नियम लागू होता है उसमें क्या है, 6% वार्षिक की दर से ब्याज मतलब ऋण पर दिया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, तो इसको आप याद रखिए। ऋण पर ब्याज कितना होगा, 6% वार्षिक की दर से। साझेदारी संलेख के अभाव में ये नियम लागू होगा। क्लियर हो गया। तो आप आगे जो है आप पढ़ लीजिएगा, साझेदारी संलेख का महत्व को पढ़ लीजिएगा और क्या बोलते हैं साझेदारी संलेखे के विशिष्ट पहलू को। अब हम सीधा चलेंगे किसमें, लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाते हैं। अब इसके सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसमें हम लोग लाभ हानि नियोजन खाता का प्रारूप क्या है, ये इसका प्रारूप है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सीधा हम लोग जो है इसके पंजी प्रविष्टि को भी देखेंगे कि पंजी प्रविष्टि कैसे करना है, इन सब का लाभ हानि का अनुपात का वितरण कैसे करना है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और आगे चल करके जो है ये जो है साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता, ये सारे चीज़ों को बनाएंगे। तो आप वीडियो को लगातार देखिए, अभी कंटिन्यू मैं वीडियो बना करके आप लोगों के लिए डालूंगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त यार हैं जो कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, उनको आप यह वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट को यह फ़ायदा हो सके और मैं वीडियो बना रहा हूँ वो भी सार्थक हो सके, मेरा भी मेहनत। इसलिए वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।